हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 7 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। From the early 19th century, we find debates and discussion about social customs and practices taking on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communications। तो क्या कहते हैं कि अर्ली 19th सेंचुरी में हम लोगों ने कुछ डिबेट्स और डिस्कशन को क्या और सोशल कस्टम प्रैक्टिसेस को क्या एक नए कैरेक्टर लेते हुए देखा है। और इनमें से क्या एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत ही सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इनका डेवलपमेंट हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। और तभी फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन है, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स और ये सब क्या प्रिंट कराए गए थे। दीज वर फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल देन द मैन्युस्क्रिप्ट्स दैट यू हैव सीन इन क्लास 7th. Therefore, ordinary people could read these, and many of them could also write and express their ideas in their own languages. All kinds of issues, social, political, economic, and religious, could now be debated and discussed by men and sometimes by women as well. In the new cities, the discussion would could reach out to a wider public and could become linked to movements for social चेंज। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि ये जो मैगजीन, बुक्स, पैम्पलेट्स, लीफलेट्स थे, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्या चीपर थे किससे, मैन्युस्क्रिप्ट से, जो कि हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ रखा है। और जो ऑर्डिनरी पीपल है वो क्या इन्हीं सब चीज़ों को खरीद लेता था, कभी कभी खुद में ही क्या लिख देता था अपनी चीज़ें। और ये सब किसके ऊपर लिखी जाती थी, जैसे कि लैंग्वेज हो गया या फिर ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, जैसे सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है या इकोनॉमिक है या फिर रिलीजियस इशू है। इन सब में का डिबेट और डिस्कशन होता था, किनमें मेन के द्वारा में, और कई बार वुमेन्स भी इनमें होती थी। नई 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 सिटीज़ में वुमेन भी होती थी। तो ये जो डिस्कशन था ये क्या एक बहुत ही वाइडर पब्लिक को क्या लिंक कर लेता था इस मूवमेंट से, और ये क्या सोशल चेंज कहलाता था। दीज डिबेट्स वर ऑफन initiated by Indians reformers and reform groups. One such reformer was Raja Ram Mohan Roy, 1772 to 1833. He founded a reform association known as the Brahmo Sabha, later known as the Brahmo Samaj, in Calcutta. People such as Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that change were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। तो ये क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये जो डिबेट्स होती थी ये क्या इनिशिएटिव ली जाती थी किनके द्वारा, इंडियंस रिफॉर्मर्स और रिफॉर्म ग्रुप्स के द्वारा। यानी कि जो डिबेट्स हो रही हैं इनको जो इनिशिएट कौन करता था, वो मतलब कि इनको जो नज़र में कौन रखता था इन डिबेट्स को रखते थे इंडियन रिफॉर्मर्स और कुछ रिफॉर्म ग्रुप। ये एक रिफॉर्मर है जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1772 से 1833 तक रहे। उन्होंने क्या एक एसोसिएशन बनाई, उसका रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई, जिसको क्या ब्राह्मो सभा कहते थे। फिर बाद में क्या किया,
ब्रह्मो सभा कहते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि वही ब्रह्मो सभा ब्रह्मो समाज के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर? कलकत्ता में। और जो लोग जैसे कि राम मोहन रॉय थे, उन्हीं की तरह क्या डिस्क्राइब करते हैं अपने आप को? क्या जैसे राम मोहन रॉय हैं, वो क्या अपने आप को एक डिस्क्राइब करते हैं रिफॉर्मर्स। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो फील करते हैं कि वो जो चेंजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हमारी सोसाइटी में, और जो प्रैक्टिसेस है वो क्या अनजस्ट हो रही है, जो कि हमारे यहाँ जो कि वे ऑफ अवे चल रहा है। उन्होंने सोचा कि जो बेस्ट तरीका है इसको चेंज करने का है, वो है कि पीपल को परसुएट कर लो और ओल्ड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करो और उनको क्या एक न्यू वे ऑफ लाइफ दो। Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. He wrote about the women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. तो क्या कहते हैं, जो राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने ये वेस्टर्न एजुकेशन में जो नॉलेज था वो पूरे कंट्री में फैलाया, और वो एक क्या बहुत ही ग्रेटर फ्रीडम और इक्वालिटी किसके लिए? वुमेन्स के लिए लाई। यानी कि पढ़ाई उनको नॉलेज दे करके, वेस्टर्न एजुकेशन की नॉलेज दे करके वुमेन्स को क्या उनको फ्रीडम और इक्वालिटी दिलाई। ठीक है। और उन्होंने क्या उन्होंने ये लिखा भी था कि जो वुमेन है उनको क्या फोर्स करा जाता है कि उन्हें खाली डोमेस्टिक वर्क ही करना है, उन्हें क्या बस खाली घर और किचन में ही रहना है, और उनको बाहर जाने को अलाउड नहीं किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Ram Mohan Roy was particularly moved by the problems widows faced in their lives. He began a campaign against the practice of सती। तो क्या कहते हैं, जो राम मोहन रॉय है वो क्या, वो हर एक प्रॉब्लम से क्या मूव करते ही चले आ रहे थे। और उन्होंने क्या देखा कि विडोज हैं जो, उनमें भी वो भी क्या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। तो उन्होंने एक कैंपेन बनाया जिसका क्या था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कैंपेन जो प्रैक्टिस है सती की उसके खिलाफ है। Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian, and several other Indian and European languages. He tried to show through his writings that the practice of widows' burning had no sanction in ancient text. By the early 19th century, as you have read in chapter 6, many British officials had also begun to criticize Indian traditions and customs. They were therefore more than willing to listen to Ram Mohan, who was reputed to be a learned man in 1829, Sati was banned. तो क्या कहते हैं कि जो राम मोहन रॉय हैं वो क्या, उनको क्या संस्कृत भी आती थी, पर्शियन भी आती थी, और भी कुछ इंडियन अदर लैंग्वेज है वो भी आती थी, और यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आती थी। उन्होंने ये ट्राई करा कि वो लिख करके कुछ वो मतलब कि वो लिख करके ये जो प्रैक्टिस है विडोज की सती उसको क्या ख़त्म कर दे, और बताए कि एंशियंट टेक्स्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। लेकिन जो अर्ली 19th सेंचुरी है, जो कि अभी हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा भी है, कि बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्या इंडियन ट्रेडिशन को क्या क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, इंडियन ट्रेडिशन को और उनके कस्टम्स को। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे जो लिसन थे राम मोहन राय, वो क्या एक लर्न मैन की तरह क्या रेपुटेटेड हुए, और जो सती है उसको बैन कर दिया गया 1829 में। The strategy adopted by Ram Mohan was used by later reformers as well. Whenever they wished to challenge a practice they seemed harmful, they tried to find a word or sentence in the ancient sacred text and that supported their point of view. They then suggested that a
that the practice as it existed at present was against early tradition। तो जो स्ट्रेटजी थी जो कि राम मोहन रॉय के द्वारा अडॉप्ट करी गई थी, जो यूज़ करी गई थी, वो क्या, वो बाद में जो रिफॉर्मर्स आए उन्होंने भी क्या इस्तेमाल करा। कौन सी स्ट्रेटजी? तो उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि किसी को भी क्या हार्म ना करके, लड़ाई झगड़ा ना करके, अपने सैक्रेड एंशियंट टेक्स्ट यानी कि पवित्र एशियंट टेक्स्ट से क्या वो सेंटेंस देखना जो कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू को क्या प्रमोट कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, और उस तरह करके बोल देना। तो इससे क्या होता है कि बात तो हो जाती है और कोई किसी को हार्म भी नहीं होता और सबका काम भी हो जाता है। For instance, one of the most famous reformers, Ishwar Chandra Vidyasagar, used the ancient text to suggest that widows could remarry. His suggestions was adopted by British officials, and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycotted हिम। तो क्या कहते हैं कि इन्हीं को देखते देखते, राजा राम मोहन रॉय को देखते देखते एक और रिफॉर्मर्स आए जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी एंशियंट टेक्स्ट से एक लाइन देखा, एक सेंटेंस देखा और उन्हें बता दिया कि जो विडोज हैं उनकी भी क्या रीमैरिज हो सकती है, उनकी भी क्या दोबारा शादी हो सकती है। और ये जो सजेशन है वो अडॉप्ट कर लिया गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, और ब्रिटिशर्स ने क्या एक लॉ बना दिया 1856 में, और परमिशन दे दी कि जो विडोज हैं वो भी क्या रीमैरिज कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग रीमैरिज के खिलाफ आए, विडोज की रीमैरिज नहीं करनी चाहिए, और विद्यासागर के अपोज्ड आ गए और उन्होंने क्या उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उनको बॉयकॉटेड कर दिया पूरा। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडोज रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, वीर सलिंगम Pantulu formed an association for widows' remarriage. Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same cause. In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the Reform Association called Arya Samaj, also supported widows remarriage। तो क्या कहते हैं कि सेकेंड हाफ में, 19th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में, ये जो मूवमेंट था ये बहुत ही ज़्यादा क्या फेवर में आने लगा विडोज़ की रीमैरिज में, यानी विडोज़ की रीमैरिज में क्या बहुत ही ज़्यादा फेवर में आने लगा, और पूरे कंट्री में क्या फैल गया था। तो एक तेलुगु स्पीकिंग एरिया था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में था, तो वहाँ पे क्या एक आदमी थे जिनका नाम था वीर सलिंगम पंटुलू। उन्होंने क्या एक एसोसिएशन फॉर्म करी ताकि विडोज़ की रीमैरिज हो गई। और इसी तरीके से सेम टाइम में एक और यंग इंटेलेक्चुअल थे जो कि रिफॉर्मर्स थे, कहाँ के, बंगाल के, और उन्होंने प्लेज करा देमसेल्फ कि वो इसमें वर्क करेंगे। और नॉर्थ में क्या थे, नॉर्थ में थे क्या स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने क्या ये उन्होंने एक रिफॉर्मर्स को क्या ढूंढा, उसको बनाया और उसका नाम रखा आर्य समाज, ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय का था, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का था। और वो क्या सपोर्ट, ये जो आर्य समाज था ये सपोर्ट करता था विडोज की रीमैरिज में। फिर yet the number of widows who actually remarried remained law. Those who married were not easily accepted in society, and conservative groups continue to oppose the new law। तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ विडोज थी वो एक्चुअली में मैरी यानी फिर से शादी रिमेन करना चाहती थी, वो लॉ को रिमेन कर रही थी, लेकिन वो जो मैरिड कर चुकी थी और इजीली एक्सेप्ट नहीं करी जा रही थी सोसाइटी में और कंजर्वेटिव ग्रुप्स में, तो उन्होंने क्या इस न्यू लॉ को क्या कंटिन्यू अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने इसमें पढ़ी। तो एक बार हम लोग फिर से इस शुरू से रिकैप कर लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि
हाँ, तो क्या होता है कि 19th सेंचुरी में डिबेट्स और डिस्कशन सोशल कस्टम के ऊपर में और न्यू कैरेक्टर के ऊपर में स्टार्ट हो जाते हैं। तो तब क्या चलती थी, मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट के साथ ही क्या फिर बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स ये सब क्या चालू हो गया और ऑर्डिनरी पीपल इनको खरीदने लगा, इनको पढ़ने लगा और कुछ तो इन्हीं से लिख लेते थे। फिर क्या एक ये जो डिबेट्स होती थी इन्हें इनिशियल लिया जाता था इंडियन रिफॉर्मर्स और रिफॉर्म ग्रुप के द्वारा। तो जो रिफॉर्मर्स थे एक वो थे एक राजा राम मोहन रॉय जो कि 1772 से 1833 में रहे, जिन्होंने क्या ब्रह्मो सभा को ढूंढा था। ब्रह्मो सभा का क्या करा था, उद्घाटन करा था, या फिर उन्हीं ने क्या ब्रह्मो सभा बनाई थी और बाद में उसका नाम ब्रह्मो समाज पड़ गया। और वो ब्रह्मो सभा क्या करती थी कि जो सती है उसको क्या उसको उसको क्या सती को बैन करती थी और क्या करती थी, सती को बैन करती थी और वुमेन को एजुकेशन भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश रही। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने विडोज़ की लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या होने लगी कि 1829 में जो सती प्रथा थी वो भी क्या ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ, इसी को देखते देखते अलग भी जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी इन्हीं का आइडिया ट्राई करा, एंशंट हिस्ट्री से क्या लिया, टेक्स्ट लिया और आकर के बता दिया और उससे क्या इनका काम हो गया। ये दूसरों की भलाई कर रहे थे अच्छे काम से। फिर क्या हुआ, जो एक और फेमस रिफॉर्मर्स थे जो कि थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट का इस्तेमाल करा और वीडियोस की क्या बोला कि वीडियोस की रीमैरिज हो सकती है। लेकिन विद्यासागर का इसमें बहुत ज़्यादा बायकॉट हुआ। फिर 19th सेंचुरी आधी हो गई थी, उसमें फिर क्या हुआ कि जो वीडियोस की रीमैरिज था उसमें मूवमेंट इनके फेवर में आ गया, पूरी कंट्री में फैल गया। फिर एक तेलुगु स्पीकिंग एरिया था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में था, उनका था क्या वीर सलिंगम पंटुलू, जिन्होंने क्या एक एसोसिएशन बनाई जिसमें वीडियोस की रीमैरिज हो जाए। फिर क्या एक बॉम्बे में भी थे, उन्होंने भी प्लेज करा कि हम लोग इसी में काम करेंगे। फिर एक नॉर्थ में थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने क्या एक और एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था आर्य समाज, जो कि सपोर्ट करता था वीडियोस की रीमैरिज के लिए। और ये सब क्या नए नए लॉ बन रहे थे, लेकिन जो विडोज शादी करना चाहती थी एक्चुअल में वो तो रिमेन कर रही थी लॉ को, लेकिन जो नहीं करना चाहती थी वो इस लॉ को क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक बार देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है गर्ल्स बिगन गोइंग टू स्कूल, यानी कि लड़कियां भी क्या स्कूल जाना शुरू कर चुकी थी। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. अरे कहाँ चला गया? तो many of the reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. तो क्या कहते थे, बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे वो ये फील करते थे कि जो एजुकेशन है गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ताकि वो क्या जो कंडीशन है वुमेन की उसे क्या इम्प्रूव कर सके। Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up schools for girls. When the first school were opened in the mid 19th century, many people were afraid of them. They feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties. Moreover, girls had to travel through public places in order to reach school. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. They felt that girls should stay away from public spaces. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal father or husbands. Sometimes women taught themselves. Do you remember what you read about uh, Rash Raj Sundari Devi in your book Social and Political Life last year? She was one of those who secretly learned to read and write in the flickering light of candles at नाइट। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो विद्यासागर है कलकत्ता में, उन्होंने क्या और जो
अदर रिफॉर्मर्स थे जो कि बॉम्बे में थे, उन्होंने क्या गर्ल्स के लिए एक स्कूल बनाया। और क्या था, जो स्कूल है वो क्या ओपन करा गया मिड 18th सेंचुरी में। बहुत सारे पीपल जो थे वो डरते थे, फिर वो क्या उनको डर लगता था कि लड़कियां पढ़ने जाएंगी, वो घर से बाहर हो जाएंगे, उनको जो उनकी डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं, घर का काम, घरेलू काम करना है, वो क्या नहीं कराया जाएगा। बहुत सारी गर्ल जो हैं वो ट्रैवल करेंगी पब्लिक प्लेसेस से और फिर जाकर स्कूल पहुंचेंगी। और ये स्कूल कोई पढ़ाने की जगह है, ये एक करप्टिंग इन्फ्लुएंस है। बहुत लोगों ने ऐसा ऐसा बोला। वो बोला कि गर्ल्स को क्या घर ही में रहना चाहिए, ये कहाँ स्कूल बाहर भेज रहे हो। तो इसलिए क्या होता था कि जो बहुत सारी जो गर्ल्स थी वो तो पढ़ नहीं पाई, लेकिन जो कुछ पढ़ी लिखी गर्ल्स भी थी वो भी स्कूल जाके नहीं पढ़ी। वो कैसे पढ़ी, वो ऐसे पढ़ी कि जैसे एक गर्ल है, उसके पापा पढ़े लिखे हैं, तो उसके फादर ने उसको उनको घर में पढ़ा दिया, या फिर उनके शादी होके चले गए अपने हस्बैंड के घर, तो वहाँ पे जो हस्बैंड है वो पढ़ा लिखा है, तो वो अपने हस्बैंड से पढ़ती थी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, राज सुंदरी देवी, जो कि हम लोगों की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट ईयर 7th क्लास में। तो उसमें क्या था कि वो सीक्रेटली पढ़ाई करती थी। उन्होंने पढ़ना लिखना ये कहाँ सीखा था, ये फ्लिकरिंग लाइट में सीखा था, जो कि कैंडल्स में जो कैंडल से रोशनी निकलती है उसको क्या सीखा था, रात में पढ़ना सीक्रेटली पूरा। In the later part of the century, schools for girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyoti Rao Phule in महाराष्ट्र। तो बाद में ही बाद में जो पूरी कंट्री है उसमें क्या गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए गए, इस्टेब्लिश करे गए, किनके द्वारा, आर्य समाज में, पंजाब में आर्य समाज ने बनाया, और ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में क्या गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप करे। In aristocratic Muslim household in northern India, women learned to read the Quran in Arabic. They were taught by women who came home to teach. Some reformers, such as Mumtaz Ali, reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. The first Urdu novels began to be written from the late 19th century. Amongst other things, these were meant to encourage women to read about religion and domestic management in a language they could understand। तो क्या कहते हैं कि जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड थी, वो क्या, वो नॉर्दर्न इंडिया में जो वुमेन्स थी वो क्या कहाँ पढ़ती थी, वो जो कोरन है उसको क्या अरेबिक भाषा में पढ़ती थी। और जो वो क्या मुमता मतलब कि जो वुमेन थी वो पढ़ाई जाती थी कैसे, टीचर से, जो कि घर में आके पढ़ाती थी। और वो जो रिफॉर्मर्स थी जो कि मुस्लिम थी, जो कि थी मुमताज़ अली, उन्होंने क्या कोरन वर्सेस आर्ग्यू करा कि जो वुमेन एजुकेशन है उसको कराया जाए। और जो फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स है उसको क्या लिखना शुरू कर दिया लेट 19th सेंचुरी में। अमॉन्गस्ट दीज थिंग्स, मतलब कि इंकरेज करने लगी वुमेन को भी कि वो रिलीजन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट में ना पढ़े, वो आकर के यहाँ पढ़ाई भी करे, लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड करे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वुमेन राइट अबाउट वुमेन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द अर्ली 20th century, Muslim women like the Begum of Bhopal played a notable role in promoting education among women. They founded a primary school for girls at Aligarh. Another remarkable woman, Begum Ruqayya Sakhawat Hussain, started a school for Muslim girls in पटना एंड कलकत्ता। तो क्या कहते हैं कि 20th सेंचुरी में जो मुस्लिम वुमेन्स हैं, जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल यानी भोपाल की बेगम, उन्होंने क्या एक नोटेबल रोल प्ले करा कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल भी फाउंड करा था अलीगढ़ में। और एक अनदर रिमार्केबल वुमेन थी जो कि थी बेगम रुकैया सखावत हुसैन, जो कि जिन्होंने स्कूल स्टार्ट करा था मुस्लिम गर्ल्स के लिए, कहाँ पर, पटना और कलकत्ता में। शी वॉज
She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. तो वो बहुत ही ज़्यादा fearless critic कंजर्वेटिव आइडियाज देती थी, और उनमें क्या आर्ग्यू था कि जो रिलीजियस लीडर है और सारे फेथ के, उनको क्या inferior करना चाहिए इस प्लेस टू वुमेन. By the 1880s, by the 80s 18 sorry by the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be doctors, some became teachers. Many women began to write and publish their critical view of the place of women in society. Tarabai Shinde, a woman educated at home at Pune, published a book, Stri पुरुषोत्तलना. स्त्री पुरुषोत्तलना, ये कोई मराठी वर्ड है, पढ़ने में नहीं आ रहा. अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड men, क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन. तो क्या होता है कि 1880s में एक इंडियन वुमेन जो थी वो यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करना स्टार्ट कर चुकी थी, और उनको क्या डॉक्टर ट्रेन करना शुरू कर दिया, कुछ क्या टीचर्स बनना शुरू हो गए, और जो बहुत सारी वुमेन्स थी वो क्या राइट करने लिखने लगी, और क्या अलग अलग क्रिटिकल व्यू और प्लेस में क्या लिखने लगी. तभी क्या एक और वुमेन थी जिनका नाम था ताराबाई शिंदे, जो कि एक वुमेन थी जो कि पढ़ी कहाँ पर है, अपने घर में पूना में. और वो उन्होंने क्या एक बुक को पब्लिश किया जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना. हाँ, स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि स्त्री और पुरुष की तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन, यानी कि एक कंपैरिजन मैन और वुमेन के बीच में. चलो अब पढ़ने में आ गया, स्त्री पुरुष तुलना. जिसमें क्या क्रिटिसाइज करते हैं सोशल डिफरेंस जो कि जिनके मैन और वुमेन के बीच में है. Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that Hinduism was oppressive toward women and wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. She founded a widow's home at Patna to provide shelter to widows who had been treated badly by their husbands' relatives. Here, here women were trained so that दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिकली. तो क्या कहते हैं, जो पंडिता रामाबाई थी वो एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थी किसकी, संस्कृत की, और वो फील करती थी कि जो हिंदुज़म है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव है टूवर्ड्स वुमेन, और जो एंड रोट अ बुक अबाउट द मिसरेबल लाइफ्स ऑफ अपर्स कास्ट हिंदू वुमेन. और उन्होंने क्या एक बुक भी लिखी कि जो मिसरेबल लाइफ है अपर कास्ट जो कि हिंदू वुमेन्स है उनकी अपर कास्ट पे, वो क्या बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल लाइफ है. उन्होंने क्या फाउंड करा कि जो विडोज़ का घर है पूनम में, उनको क्या शेल्टर प्रोवाइड करा, और विडोज़ जो हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रीट करी जाती हैं बैडली अपने हस्बैंड से या फिर रिलेटिव से. तो यहाँ क्या ट्रेन करा गया ताकि वो सपोर्ट यहाँ आकर के उन वुमेन को ट्रेन करा गया ताकि वो वुमेन अपने घर को खुद को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके. Needless to say, all this more than alarmed the Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture and erode family values. Orthodox Muslims were also worried about the impact of these चेंजेस. तो क्या कहते हैं कि जो नीडलेस था ये कहना कि ये जो जितने भी मोर देन अलार्म्ड ऑर्थोडॉक्स थे, ये जो इंस्टेंट मैनी हिंदू नेशनलिस्ट थे जो फील करते थे कि हिंदू वुमेन को क्या वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और जो हिंदू कल्चर इनको क्या एरोड कर देना चाहिए, और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं इनको एरोड कर देना चाहिए. तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे वो क्या परेशान हो रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब इम्पैक्ट के बारे में. एज यू कैन सी by the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote
book, edited magazine, founded school and training centers, and set up women's associations. From the early 20th century, they formed political pressure groups to push through laws for female suffrage, the right to vote, and better health care and education for women. Some of them joined various kinds of nationalist and socialist movements from the 1920s. तो क्या कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जैसे ही 19th सेंचुरी ख़त्म होती है तो जो वुमेन है वो क्या एक्टिव कर वो एक्टिव खुद से ही एक्टिव हो जाती हैं और वर्क करने लगती हैं रिफॉर्मिंग के लिए। और वो क्या बुक लिखने लगती हैं, मैगजीन को एडिट करने लगती हैं, स्कूल फाउंड करने लगती हैं, ट्रेनिंग सेंटर ढूंढने लगती हैं, और जो वुमेन्स एसोसिएशन हैं उनको भी क्या सेटअप करने लगती हैं। और अर्ली 20th सेंचुरी में वो क्या एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स बना लेती हैं ताकि वो क्या पुश कर सके लॉ, ताकि जो फीमेल सफरेज है और क्या राइट टू वोट भी उनको, पहले वुमेन्स को क्या वोट देने का अधिकार नहीं था, बाद में क्या इन्हीं ने क्या राइट टू वोट अपने वुमेन्स ही ने क्या अपने लिए लाया था। और जो बेटर हेल्थ केयर है और एजुकेशन है तो ये सब क्या वुमेन्स को मिल सके। कुछ ने ज्वाइन करा इस नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट को कब 1920s से, यानी कि ये कब से चालू हो गया था, ये 20th सेंचुरी में चालू हुआ था, अर्ली 20th सेंचुरी में। और कुछ जो थे वो 1920s से इसमें लगे हुए थे, जो कि मेन लीडर्स थे। In the 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. Nationalist leader promised that there would be full suffrage for all men and women after independence. However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggle. सॉरी, हाँ, तो ये क्या कहना है कि 20th सेंचुरी में जो लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये क्या अपने सपोर्ट्स और डिमांड्स को क्या ग्रेटर इक्वालिटी दे रहे थे और फ्रीडम्स दे रहे थे किनको, वुमेन्स को। और जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो कि नेशनल लीडर थे, वो क्या प्रॉमिस कर रहे थे कि वो क्या फुल सफरेज देंगे सारे मेन और वुमेन को। और इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वो क्या पूरे सफरेज देंगे, सबको देंगे। और फिर क्या था कि जैसे ही आस करा जाता है वुमेन में कंसंट्रेट करने की, तो वो क्या द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स हो गए थे, वो क्या कंसंट्रेट कर रहे थे द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट inequalities. Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. The प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste. In Bombay, the Paramhans Mandali was found in 1840 to work for the abolition of caste. Many of these reformers and members of reform associations were people of upper caste. caste. Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice इन देयर लाइफ्स। तो क्या होता है कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, वी हैव डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटीज़, यानी कि हम लोगों ने कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में डिस्कस करा है जो कि क्रिटिसाइज करते थे इनइक्वालिटीज़ और कास्ट इनइक्वालिटीज़ में। जैसे कि राम मोहन रॉय है, जिन्होंने ये ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका इस्तेमाल करके ये जो
कास्ट है इसको हटाया था। और जो प्रार्थना समाज है वो भी क्या भक्ति को लेकर के लाया था, स्पिरिचुअल इक्वालिटी सबके बीच में लाना चाहिए। और जो परमहंस मंडाली थे बॉम्बे में, वो 1840 में वर्क कर रहे थे ये एबॉलिशन ऑफ कास्ट पर। और ऐसे ही कई सारे भी लोग थे जो कि इन्हीं सब चीज़ों पर काम कर रहे थे। There were also others who questioned the injustice of caste social order. order. During the course of the 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. तो क्या कहते हैं, कुछ अदर्स को लोग भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि क्वेश्चन करते थे इन जस्टिस ऑफ कास्ट और सोशल ऑर्डर पे। इस कोर्स में क्या होता है, जो 19th सेंचुरी है उसमें जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स होते थे वो क्या सेटिंग अप होना शुरू हो गए थे। और जो लोअर कास्ट चिल्ड्रंस थे उनको क्या, जो ट्राइबल्स ग्रुप के हैं जो लोअर कास्ट चिल्ड्रंस, और जो वो चिल्ड्रन जो कि इक्विप्ड होते थे सब रिसोर्सेज जाके वो चेंज टू मेक चेंजिंग द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड को चेंज करने के लिए। At the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities. There was work in the factories that were coming up, and jobs in municipalities. Things of the new demands of labor this क्रिएटेड। तो क्या होता था, जो सेम टाइम में जो पुअर बिगेन थे वो क्या अपने घर विलेजेस को छोड़ने लगे थे और जॉब्स को क्या देखने जा रहे थे, जॉब्स को ढूंढने जा रहे थे। कहाँ पे, ताकि वो क्या सिटीज़ में जा रहे थे और वो वर्क कर रहे थे फैक्ट्रीज में, जो जॉब्स थी म्यूनसिपालिटीज़ में वहाँ पे काम कर रहे थे। और वो क्या सोच रहे थे कि ये जो नई डिमांड्स हैं लेबर्स की, उनसे क्या क्रिएट करा जाए। ड्रेन्स हैड टू be dug, roads laid, buildings constructed, and cities cleaned. This required coolies, diggers, carriers, bricklayers, sweepers, barriers, rickshaw puller. Where did this labor come from? The poor from the village and small towns, many of them from low caste, began moving on the cities where there was a new demand for labor. Some also went to work in plantation in Assam, Mauritius, Trinidad, and Indonesia. Working the new location was often very hard, but the people from low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives, and the daily humiliations humiliation they suffered. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो जो ड्रेन्स होती थी उनको डग होना होता है, और जो रोड्स होती हैं उनको लेट करना होता है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड यानी बिल्डिंग बनानी पड़ती है, सिटी को क्लीन करना पड़ता है। तो इन सब कामों के लिए कूलीज, डिगर, कैरियर, ब्रिकलेयर्स और सीवेज क्लीनर्स, है ना, और स्वीपर्स, पैलंक्विन बियरर्स और रिक्शा पुलर्स, ये सब चाहिए होते हैं। तो ये सब कौन काम करते हैं, यही सब जो लोग जाते थे, यही क्या ये काम करते थे। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम, यानी कि ये सारे लेबर आते कहाँ थे, तो ये लेबर आते थे, ये सब आते थे गरीब जो थे और जो कि गांव में रहते थे और जो कि स्मॉल टाउन्स में रहते थे। बहुत सारे इनमें से क्या लो कास्ट के थे, और वो क्या मूव करने लगे थे सिटीज़ में। क्यों, ताकि उनको डिमांड ऑफ लेबर वर्क, यानी कि लेबर का क्या डिमांड बढ़ा था, इसलिए वो लोग यहाँ से जाने लगे थे। और जो असम है, मॉरिशस है और ट्रिनिडड है
और इंडोनेशिया, यहाँ पर जो लोग थे वो प्लांटेशंस के लिए जाने लगे और जो वर्क था नई लोकेशंस पे वो क्या बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। लेकिन जो पुअर पीपल थे और जो लो कास्ट के जो पीपल थे लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया और वो लोग गए और वहाँ पे अपर कास्ट लैंड ओनर्स होते थे, उनके साथ अपनी ज़िंदगी ली और उन वहीं पे क्या जा करके सफ़र करा। There were other jobs too. The army, for instance, offered opportunities. A number of Mahar people uh, who were regarded as untouchable found jobs in the Mahar regiment. The father of B.R. Ambedkar, the leader of the Dalit movement, taught at an army school. तो क्या कहते हैं कि ये तो हो गई उतनी सारी नौकरियां, कुछ और भी नौकरियां थी जो जैसे कि होगी आर्मी की। तो आर्मी को क्या आर्मी की जो नौकरी थी वो ऑफर करी जाती थी कि ये एक अपॉर्चुनिटीज है और इसमें क्या है नंबर ऑफ मेहर पीपल जो थे वही क्या इसमें मेहर पीपल इस अनटचेबल उनको माना जाता था मेहर लोगों को और उनको क्या ये नौकरी उनको ये वाली नौकरी दी गई कौन सी आर्मी की और उनके लिए एक रेजिमेंट भी बनाई कौन सी मेहर रेजिमेंट। तो ये जो फादर थे बी आर अम्बेडकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वो कौन थे वो लीडर थे किसके दलित मूवमेंट के जो कि उनको पढ़ाया गया था कहाँ पर एक आर्मी स्कूल में। ठीक है आर्मी स्कूल में क्या थे वो उनको भी पढ़ाया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। Gradually, by the second half of the 19th century, people from within the non Brahman caste began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. तो क्या कहते हैं कि जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है 19th सेंचुरी का, तो जो पीपल थे जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे वो एक ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट को शुरू कर देते हैं अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थी जो कि ब्राह्मण नहीं थी वो क्या एक वो मूवमेंट को क्या ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते थे और वो क्या उनकी डिमांड थी कि उनको क्या सोशल इक्वालिटी और जस्टिस चाहिए। तो the Satnami movement in central India was founded by Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. In eastern Bengal, Haridas Thakur's Matua sect worked among Chandala cultivators. Haridas questioned Brahminical texts that supported the caste system in what is present day Kerala. A guru from Ezhava caste, Sri Narayana Guru, proclaimed the ideas of caste. Sri Narayana Guru proclaimed the ideas of unity for his people. He argued against treating people unequally on the basis of caste difference. According to him, all humankind belong to the same caste. One of his famous statements was Oru Jati Oru Matam Oru Daivam Manushyanu. One caste, one religion, one God for humankind. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो सतनामी मूवमेंट था जो कि सेंट्रल इंडिया में हुआ था जो कि फाउंड करा गया था घसीदास के द्वारा। किसके द्वारा जो सतनामी मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था घसीदास ने स्टार्ट करा था जो कि कहाँ लेदर वर्कर्स में काम करता था और उसने क्या एक मूवमेंट स्टार्ट किया था ताकि वो क्या अपनी सोशल स्टेटस को क्या इम्प्रूव कर सके। और जो ईस्टर्न बंगाल है वहाँ पे क्या हरिदास ठाकुर जो हरिदास ठाकुर के जो मटुआ थे मतलब कि जो उनका हरिदास ठाकुर के जो मटुआ सेक्ट थे वो वर्क करते थे कहाँ पर चंडाला कल्टीवेटर्स में। तो जो हरिदास थे उन्होंने क्या क्वेश्चन करा ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में कि उन्हें क्या सपोर्ट करना चाहिए कास्ट सिस्टम को जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पर है केरला में। प्रेजेंट डे केरला में एक गुरु थे जो कि कहाँ से थे एझावा कास्ट से जिनका नाम था श्री नारायणा गुरु जो कि
प्रोक्लेम करते थे आइडियाज ऑफ यूनिटी ऑफ हिज पीपल, यानी कि अपने यूनिट के पीपल के क्या आइडियाज को प्रोक्लेम करते थे। वो आर्ग्यूट करते थे कि जो पीपल हैं जो कि अनइक्वली ट्रीट करे जाते हैं क्योंकि उनकी कास्ट छोटी या बड़ी है, इसके वो खिलाफ थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सारे ह्यूमन काइंड क्या एक ही सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं। उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यानु। तो यानी कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, यानी कि एक जाति एक धर्म और एक ही भगवान है किसके लिए? ह्यूमन काइंड के लिए। ऑल दीज सेक्ट्स वर found by leaders who came from non-Brahman caste and worked amongst them. They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of a dominant caste. They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate कास्ट। तो क्या कहते हैं कि ये जितने भी सेक्ट थे जो कि फाउंड होते थे लीडर्स के द्वारा, जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट से और जो आपस में काम करते थे, तो वो ट्राई करना चाहते थे ये सब चेंज करने का हैबिट प्रैक्टिस जो कि इनको क्या प्रोवोक करी जाती थी कि और जो कि डोमिनेंट कास्ट थी, और वो ट्राई करते थे कि एक सेल्फ एस्टीम क्रिएट करे और सब ऑर्डिनेट का क्या कास्ट ख़त्म करे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुलामगिरी। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। One of the most vocal amongst the law caste leaders was Jyoti Rao Phule. Born in 1827, he studied in schools set up by Christian missionaries. On growing up, he developed his own ideas about the injustice of caste society. He set out to attack the Brahmins, claimed that they were superior to others since they were Aryans. Fule argued that the Aryans were foreigners who came from outside the subcontinent and defeated and subjugated the true children of the country. Those who had lived here from before the coming of the Aryans. As the Aryans established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior, as low caste people. According to Fule, the upper caste had no right to their land and power. In reality, the land belonged to indigenous people, they so called low caste। तो क्या कहते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा वोकल और अमोंगस्ट जो लोअर कास्ट के जो लीडर थे वो थे ज्योति राव फूले, जो कि बॉर्न होते हैं कब, जिनका जन्म होता है 1827 में। वो पढ़ाई करते हैं क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में और वो ग्रो करते हैं। फिर उन्होंने क्या अपने खुद के आइडियाज़ को डेवलप करा कि किसके खिलाफ, इनजस्टिस और कास्ट सोसाइटी के खिलाफ उन्होंने क्या अपने आइडियाज़ को डेवलप करा। और उन्होंने अटैक करा सबसे पहले किनके ऊपर, ब्राह्मण्स के ऊपर, और क्लेम करा कि वो क्या क्लेम करा कि वो सब सुपीरियर्स हैं अदर्स के लिए, सिंस देवर क्या है, वो आर्यंस हैं। फूले ने आर्ग्यूड करा कि जो आर्यंस थे वो क्या थे, फॉरेनर्स थे, जो कि आउटसाइड यानी कि बाहर के सब कॉन्टिनेंट से आए थे और यहाँ आकर के सबको हराया और यहाँ के जो ट्रू चिल्ड्रन थे कंट्री के उनको क्या सब्जुएट करा। और जो यहाँ पर रहते हैं वो जो आर्यन से पहले रहते हैं वो क्या, वही यहाँ के क्या हैं, वही यहाँ के मूल निवासी हैं। और जो आर्यंस है उन्होंने क्या अपना डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करा और वो क्या पॉपुलेशन को क्या डिफीट करा और पॉपुलेशन एज इंफीरियर। और जो लो कास्ट पीपल है उनको भी क्या उन्होंने डिफीट करा। अकॉर्डिंग टू फूले, यानी कि फूले के हिसाब से जो अपर कास्ट है उनको कोई भी राइट नहीं होना चाहिए उनकी लैंड का, उनकी पावर का। रियलिटी में क्या था कि जो इंडिजीनियस पीपल थे जो कि यहाँ इस लैंड से बिलोंग करते थे, वो इंडिजीनियस पीपल कौन थे, वो इंडिजीनियस पीपल थे जिनको लो कास्ट के पीपल्स कहा जाता था, यानी कि अपर कास्ट के जो पीपल्स है जैसे कि हम
तो हम लोग कहाँ के हैं? हम लोग यहाँ के नहीं, हम लोग कहाँ के, हम फॉरेनर्स हैं, कहीं बाहर के देश से आए। और जो लोअर क्लास के पीपल्स है वो यहाँ के क्या मूल निवासी हैं। Fule claimed that before Aryan rule there existed a golden age when warriors, peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. He proposed that laboring caste, and Ati Shudras, untouchables, should unite to challenge caste discrimination. The Satyashodhak Samaj, Satyashodhak Samaj, an association Phule founded, propagated caste इक्वालिटी। तो क्या था कि जो फूले थे वो क्लेम करते थे कि जो आर्यन रूल है, आर्यन रूल के पहले तो जो एग्जिस्ट करता था गोल्डन एज, वो क्या था, वॉरियर पीजेंट्स थे और वो क्या अपनी लैंड को टिल करते थे और रूल करते थे द मराठा कंट्री साइड और कुछ फेयर वेज में। लेकिन उन्होंने क्या प्रपोज करा कि उसको शूद्रास को जो कि लेबरिंग कास्ट है और अति शूद्रास को जो कि अनटचेबल्स हैं, और वो शुड को क्या, वो उनको क्या यूनाइट करना चाहिए और उनको क्या ये यूनाइट करना चाहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से। और जो सत्य शोधक समाज है वो क्या एक एसोसिएशन है जो कि जो कि ज्योतिराव फूले ने क्या स्टार्ट करी थी ताकि वो क्या प्रोपोगेट कर सके इस कास्ट इक्वालिटी को। Those Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the condition of the lower caste in India and the black slaves in America। तो क्या कहते हैं, जो वो अमेरिकन जो कि यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे फॉर द फ्री स्लेव्स, वो क्या इस्टेब्लिश कर रहे थे एक लिंक बिटवीन कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट। इंडिया में जो ब्लैक स्लेव्स थे वो क्या अमेरिका में जाकर के काम करे। As this example shows, Phule extend his criticisms of the caste system to argue against all forms of inequality. He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the labor, and the humiliation of the low caste. Humiliation of low caste. This movement for caste reform was continued in the 20th century by the great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in the South। तो क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल शो करता है उसी तरीके से जो फूले थे उन वो एक्सटेंड कर रहे थे जो क्रिटिसिज्म था कास्ट सिस्टम का, जो कि आर्ग्यूट कर रहा था, और इन इक्वालिटी के जो फॉर्म्स थे उन्होंने कंसर्न करा कि जो प्लाइट ऑफ अपर कास्ट है और वुमेन की वो क्या मिसरीज है और लेबरर है, और उन्हें क्या जो ह्यूमिलेशन है लोअर कास्ट की वो क्या और जो मूवमेंट थे कास्ट सिस्टम को कंटिन्यू करेगा 20th सेंचुरी में, जो कि ग्रेट लीडर्स के द्वारा जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और वेस्टर्न इंडिया में ईवी रामा स्वामी नायकर, कहाँ पे साउथ इंडिया में। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु कुड एंटर टेम्पल्स। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। Ambedkar was born into a Mahar family. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life. In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from taps that upper caste children use. After finishing school, he get a fellowship to go to the US for higher studies. On his return to India in 1919, he wrote extensively about upper caste power in contemporary society। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो अंबेडकर थे वो पैदा हुए थे एक माहर फैमिली में, और एज अ चाइल्ड उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कास्ट प्रेजुडिसाइज को क्या
बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करा अपनी एवरीडे लाइफ में। स्कूल में क्या था कि उनको फोर्स किया जाता था कि क्लास के बाहर बैठो, ग्राउंड पे बैठो और पानी मत पियो, जो कि कौन पीते थे, वो टैप मत इस्तेमाल करो जो कि अपर कास्ट के चिल्ड्रन यूज़ करा करते थे। बाद में जब उन्होंने स्कूल फिनिश करा तो उनको क्या एक फेलोशिप मिल गई यूएस जाने के लिए, अब ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ कर सकें। जब वो यहाँ से लौटे 1919 में इंडिया आए, रिटर्न हुए, तो उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिवली लिखा अपर कास्ट के बारे में, अपर कास्ट पावर के बारे में और कंटेम्पोररी सोसाइटी के बारे में। In 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which his Meher caste followers participated. Brahmins priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank. Ambedkar led three such movements for temple entry between 1927 and 1935. His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within society. तो क्या कहते हैं, इन 1927 में अम्बेडकर ने एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट को क्या स्टार्ट करा। उसमें क्या थे, जो मेहर कास्ट के फॉलोअर्स थे वही क्या पार्टिसिपेट करते थे। तो जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे यानी ब्राह्मण पंडित थे, वो क्या वो आउटरेज हो जाते थे जब दलित्स क्या पानी पीते थे टेम्पल के टैंक का, तो क्या वो लोग उस टैंक को जला देते थे, उसके उसको इस्तेमाल ही नहीं करते थे। तो अंबेडकर ने क्या तीन सच मूवमेंट्स को स्टार्ट करा जो जिसमें टेम्पल एंट्री हो जाए 1927 के लेकर के 1935 के बीच में। उनका एम ये नहीं था कि उनका एम ये था कि सबको क्या पावर दिखा दे कास्ट प्रीजुडिसाइसेस के, यानी कि प्री जुडिसाइसेस की क्या उन्हें पावर दिखा दे विद इन अ सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जो कि है द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। In the early 20th century, the non-Brahman movement was started. The initiative came from those non-Brahman castes that had acquired access to education, wealth, and influence. They argued that Brahmins were heirs of Aryan invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region. The indigenous Dravidian races, they also challenged Brahminical claims to पावर। तो क्या कहते हैं, अर्ली 20th सेंचुरी में जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था वो क्या स्टार्ट हुआ, और ये इनिशिएटिव आने लगा कहाँ से, जो नॉन ब्राह्मण कास्ट थे जो कि इसमें क्या एक्वायर करने लगे एक्सेस, और किसमें एजुकेशन में, वेल्थ इन और इन्फ्लुएंस में। और वो क्या आर्ग्यूट करने लगे कि जो ब्राह्मण्स है वो क्या हायर्स हैं किसके, आर्यन इन्वेडर्स के, जो कि नॉर्थ से आए थे, कन्क्वायर करे थे सदर्न लैंड्स को। और वो क्या क्या थे कि वो जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है कहाँ के, रीजन के, जो कि इंडिजीनियस द्रविडियन हैं, इंडियन नहीं द्रविडियन रेसेस के हैं। और उनको क्या बहुत ही ज़्यादा दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर। और वो क्या ब्राह्मणिकल्स को क्या अपनी क्लेम्स की पावर को भी क्या चैलेंज करने लगे थे। ईवी रामास्वामी नायकर, or Periyar as he was called, came from a middle class family. Interest, uh, Interestingly, he had been an ascetic in his early life and uh, had studied Sanskrit scriptures carefully. Later, he became a member of the Congress, only to leave it in distinguished when he found that at a feast organized by nationalist seating arrangements followed caste distinctions. That is, the lower caste were made to sit at a distance from the upper caste, convinced that untouchables had to fight for their dignity. Periyar founded the self respect movement. He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins.
He felt that all religions authorities saw social divisions and equalities as God given. Untouchable Untouchables had to free themselves, therefore, from all religions in order to achieve social equality. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो ईवी रामास्वामी नायकर थे या पेरियार थे, उनको क्या कहा जाता था? वो क्या एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और अच्छा अच्छी बात यह है कि वो क्या एक एसेटिक थे अपनी अर्ली लाइफ में, और उन्होंने क्या संस्कृत स्क्रिप्चर्स को क्या केयरफुली पढ़ा, और बाद में क्या वो मेंबर बन गए कांग्रेस के, और वो क्या एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने इसको क्या लीव करा और डिस्कस कर गया और फाउंड फीस्ट ऑर्गेनाइज बाय नेशनलिस्ट के साथ क्या उन्होंने फीस्ट ऑर्गेनाइज करी। सीटिंग अरेंजमेंट को जब उन्होंने देखा तो सीटिंग अरेंजमेंट जो था वो क्या वो कास्ट के हिसाब से कास्ट फॉलो होकर के बना था। तो जो लोअर कास्ट थे उनको क्या थोड़ा सा दूर बैठाया गया था अपर कास्ट से। तो जो पेरियार थे वो उनकी डिग्निटी और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ गया था, तो उन्होंने डिग्निटी को पेरियार ने अपनी डिग्निटी बचाने के लिए, और पेरियार ने क्या एक मूवमेंट फाउंड कर दिया, एक मूवमेंट शुरू कर दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और उसमें क्या आर्ग्यूट करा कि जो अनटचेबल्स है वो क्या वो ट्रू अपहोल्डर्स है ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के, जो कि सब्जुएट कर लिए गए किसके द्वारा? ब्राह्मण्स के द्वारा। वो फील करते थे जो रिलीजियस अथॉरिटीज है, जो कि एक सोशल डिविजन्स के और इनइक्वालिटी है जो कि गॉड गिवन है, और अनटचेबिलिटी हैज फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ऑल रिलीजियंस इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। यानी कि जो अनटचेबिलिटी है वो क्या देमसेल्फ में खुद में ही क्या रिलीजियस ऑर्डर है, और उसको क्या खत्म करना पड़ेगा। क्यों? अनटचेबिलिटीज। Periyar was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women। तो क्या कहते हैं जो पेरियार थे वो क्या आउटस्पोकन क्रिटिक हिंदू स्क्रिप्चर से, और स्पेशली जो उनके मनु कॉट्स थे वो जो कि एंशंट लॉ गिवर थे, वो क्या भगवद गीता थी, रामायण थे। वो कहते थे कि ये जो टेक्स्ट हैं ये क्या इस्टेब्लिश करे गए हैं अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स के, और जो लोअर कास्ट थे वो क्या डोमिनेशन में थी किसके? मेन ओवर वुमेन। और ये जो दीज असर्शन डिड नॉट गो अनचैलेंज, द फोर्सफुल स्पीचेस राइटिंग्स एंड मूवमेंट्स ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स डिड लीड to rethinking and some self criticism among upper caste nationalist leaders, but Orthodox Hindu society also react by founding Sanatan Dharma Sabhas and the Bharat Dharma Mahamandal in the north, and association like Brahman Sabha in Bengal. The object of these association was to uphold caste distinction and concern and cornerstone of Hinduism, and show how this was sanctified by scriptures. Debates and struggles over caste continue beyond the colonial period and are still going on in our own towns। तो क्या कहते हैं? तो ये जो assertions थे वो क्या नॉट डिड नॉट गो अनचैलेंज, यानी कि assertion अनचैलेंज नहीं गए, और जिसमें फोर्सफुल स्पीच लिखी गई, राइटिंग्स लिखी गई, मूवमेंट्स लिखे गए लोअर कास्ट के ऊपर, लोअर कास्ट लीडर के ऊपर, जो कि रीथिंकिंग कर सकते थे और सेल्फ क्रिटिसिज्म कर सकते थे, अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर थे। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी वो क्या ऑल्सो रिएक्ट करती थी। जो सनातन धर्म फाउंड करा गया था, सनातन धर्म सभाज, और जो कि भारत धर्म महामंडल जो कि नॉर्थ में थी, और एक एसोसिएशन जैसे कि ब्राह्मण सभा जो कि कहाँ पे थी? बंगाल में थी, जो कि बंगाल में थी। और जो ऑब्जेक्ट था इन दीज
दीज एसोसिएशंस का वो अपहोल्ड कर सके कास्ट डिस्टिंक्शन और कंसंट्रेट कर सके हिंदुज़्म, जो कि शो करे कि जो सेंक्टिफाइड बाय स्क्रिप्चर, यानी कि ये स्क्रिप्चर्स के द्वारा सेंक्टिफाइड करी गई, और जो डिबेट्स है या स्ट्रगल्स है इन कास्ट के ऊपर वो क्या कंटिन्यू करी जा सके इस कॉलोनियल पीरियड से, जो कि अपने ही में ओन टाइम्स में हो रहा था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है, और इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।